6 is the record so far. 1 more to go for 6. 6 is the record. Yes. यस गाइस, मैं सर स्ट्रॉन्गमैन दीपक राव और आप देखते हैं कि मैं स्ट्रॉन्गमैन गेम यस इंडिया में से स्ट्रॉन्गमैन और मैं स्ट्रॉन्गमैन को प्रमोट करता हूँ। यस, मैं बॉडी बिल्डिंग भी किया, मैंने पावर लिफ्टिंग भी किया है। उसके बाद मैं स्ट्रॉन्गमैन गेम खेलने लगा। तो जो कहते हैं जो किक मिलती है वो किक स्ट्रॉन्गमैन गेम में मिलती है एक्चुअली। यस, आपको कुछ भी हर चीज़ एक नई एक्टिविटी, एक नई चीज़ परफॉर्म करने का एक नया चैलेंज होता है हर बार। यस, हर एक्चुअली और होता क्या है, जितना आप स्ट्रॉन्गमैन गेम की खासियत है, जितना आप उसको ज़्यादा कितने हर कॉम्पिटिशन में एक आपका अलग एक्सपीरियंस होता है। आप ये नहीं कर सकते कि यस लास्ट ईयर हमने जो कॉम्पिटिशन मैंने एक्सपीरियंस किया था उसके बिहाफ पे मैं अगले कॉम्पिटिशन जीत जाऊँगा। नहीं, हर बार न्यू चैलेंज होते हैं, न्यू सिचुएशंस बनती हैं, न्यू अलग से टास्क होते हैं जो कुछ भी दे दिए जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं वो। और जैसे फार्म वर्क है, कुछ भी चीज़ कर उठाने के लिए दे देंगे आपको स्टोन उठाना है, आपको कट्टा उठाना है, आपको यस एक होता है कि हुसफल स्टोन होता है वो उठाना है। ऐसे कुछ भी उठाने के लिए कुछ भी दे देंगे आप लोगों को। रिजिड नहीं है कि सिर्फ बार्स एंड प्लेट्स ही होंगे जो उठाने के लिए मिलेंगे। तो और इस गेम को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं इस गेम की हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा। एक्चुअली में ये गेम आपने देखा होगा, हम छोटे छोटे थे तो हम लोग ये स्टार्स और स्पोर्ट्स वगैरह पे देखते थे गेम। छोटे छोटे स्टोन्स उठा के रख रहे हैं, एथलीट्स होते बड़े बड़े होते हैं, जाइंट होते हैं, में ट्रक खींच रहे हैं, एरोप्लेन खींच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखते थे, हम सोचते थे बाहर का गेम है, बाहर का कल्चर है, ये सब चीज़ें हैं, बाहर से गेम आया। मैं इस गेम को यहाँ पे खेलने लगा, इस गेम को आज प्रमोट कर रहा हूँ। मैं एक फेडरेशन से, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन से एसोसिएट हूँ, जो मुझे हेल्प कर रही है कि उसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इस गेम को प्रमोट कर सकूँ, इंडिया में खेलूँ और लोगों को खिलाऊँ भी, और इसको गेम से इंट्रोड्यूस कराऊँ सबको, जो कि एक्चुअली में ये हमारा ही गेम है, हमारी यस ट्रेडिशनल गेम है ये। और इसको जैसे और बहुत सारे गेमों को हम भूल गए, इसके बाद यस ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस गेम को ही भूल गए और इस गेम को सोचते हैं ये बाहर की चीज़ है। स्ट्रॉन्गमैन के बारे में एक्चुअली लोगों को समझ में नहीं आता स्ट्रॉन्गमैन है क्या। जब मैं कहता हूँ किसी को बताता हूँ ना स्ट्रॉन्गमैन गेम खेलते हो, कहते हैं क्या पावर लिफ्टिंग करते हैं आप? अच्छा, वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्या करते हैं स्ट्रॉन्गमैन? तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ नहीं, मैं वो पत्थर उठाता हूँ, मैं ट्रक खींचता हूँ, करता हूँ। कहता अच्छा वो करते हो आप? तो मतलब उसको सोचता है कि वो एक अलग ही डिफरेंट कैटेगरी है, बट ये नहीं पता कि जो पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, ये सब किससे निकले, ये सब इसी से निकले हैं एक्चुअली में। तो अब मैं हिस्ट्री के बारे में इसको बताऊँगा। तो अभी आप मान के चलिए हिस्ट्री में देखो, वैसे तो हज़ारों सालों से खेला जा रहा है, लेकिन आपने हमारे एक स्ट्रॉन्गमैन थे, दो स्ट्रॉन्गमैन इतिहास में वैसे जो लास्ट नाम लिया जाता है पहले 100-200 सालों में, 300 सालों में तो नाम लिया जाता है, तो आता है नाम पृथ्वीराज चौहान का। इनकी तलवार इतनी भारी थी, इतनी बड़ी तलवार थी उनकी कि वो उसको किस तरह से चलाते थे। उसके बाद महाराणा प्रताप हैं, उनका वो 100 किलो का उनका पूरा सूट होता था, ऊपर से नीचे तक जो पहन के चलते थे, 8 फुट उनकी कद होता था। और उसके बाद अभी पिछले 100 साल में अगर हम देखें तो एक हमारे गामा पहलवान थे जो स्ट्रॉन्गमैन थे, वो रेसलिंग करते थे एक्चुअली, बट वो स्ट्रॉन्गमैन भी थे, क्योंकि उन्हें ये था कि जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे उन्हें कुछ स्ट्रॉन्गमैन टास्क भी करने को लिए दिए गए थे, क्योंकि सो कॉल्ड मोनोपोली थी कि जो कि जब वो फाइट जीत गए थे तो उसके बाद उन्हें बैक टू बैक फाइट लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया था कि आपको इसके साथ भी खेलना पड़ेगा, फिर इसके साथ। और उन्होंने 27 कुश्तियाँ लड़ी थी एक साथ कंटिन्यू, जब जाके वर्ल्ड चैंपियन बने थे वो। और उसके बाद एक्चुअली में जो ये स्ट्रॉन्गमैन वर्ड कहाँ से निकला है, तो वो निकला है राममूर्ति नायडू से। यस, राममूर्ति नायडू एक फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर थे, कोडी राममूर्ति नायडू फ्रॉम विशाखापट्टनम। वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से थे। हम लोगों को शायद पता भी नहीं इस बारे में। विशाखापट्टनम में उनके नाम से रोड भी है, उनके नाम से स्टेडियम भी है राममूर्ति नायडू के, और उनके स्टैचूज भी लगे हुए हैं वहाँ पे। आप लोग कभी अगर जाना हो सके तो आप देखेंगे कि गूगल करके देखिएगा। तो 1911 में राममूर्ति नायडू ने इस गेम को स्टार्ट किया। कैसे? वो मतलब उनके अंदर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी, आप मानेंगे नहीं। तो वो ऐसे नॉर्मली कोई भी कहीं पे भी जैसे भीड़ होती है, मेले लगते हैं, तो ऐसे वो चेन में ऐसे पर कोई देखता था तो ऐसे तोड़ देते थे चेन को, वो आधा इंची मोटी चेन को वो ऐसे ही अपने बॉडी वेट बांध के ऐसे फ्लेक्स करके तोड़ देते थे। सरिये वो रख के ऐसे मोड़ देते थे, सरिये को इतने मोटे 2-2 इंच थिक सरिये को वैसे मोड़ देते थे। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करते थे, गाड़ी खींच देते थे वो। उनके अंदर आप स्ट्रेंथ की अगर बात करी जाए तो वो 16 घोड़े, जो 16 इस तरफ और 16 इस तरफ, वो घोड़े को वापस खींच देते थे, इतनी स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। तो 32 हॉर्स हो गए ना, वो 32 हॉर्स पावर वो वापस खींच देते थे, इतनी उनके हाथों में जान थी उनके अंदर। उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, 5 फुट 8 इंच उनका कद था, लेकिन ये था कि जान में उनको कोई हराने वाला या मुझे नहीं लगता कि हाँ उनके उस टाइम में कोई था। हालांकि जब ये इनकी ख्याति हुई तो इतनी 2 बड़ी घटनाएं हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो काफ़ी सारी है उनकी, लेकिन 2-3 बड़ी घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ये गेम एक्चुअली में शुरू में जब ये अपने शो के तौर पर लोगों को दिखाते थे ऐसे चीज़ें, चेन तोड़ के सब चीज़ें करके, तो राम मनोहर लोहिया जी और ये मदन मोहन मालवीय, ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे पुराने टाइम में, तो इन लोगों ने सोचा कि एक फंड इकट्ठा करा जाए करके, और हम इनको बाहर लंदन और इस तरह भेजेंगे राममूर्ति नायडू को कि हम दिखाए तो सही हमारे देश में भाई कितने भाई बलवान, कितने स्ट्रॉन्गमैन एथलीट हैं। उन लोगों को लगता है कि हमें गरीब देश के लोग हैं, गरीब भुखमरे लोग हैं। तो जब वो वहाँ पे इंग्लैंड गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने, ये तो प्रिंस सेकंड थे जो चार्ल्स, जो उसके सेकंड जो थे, उनकी जो रोल्स रॉय, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा ये रोल्स रॉय रोक के दिखाओ। तो उन्होंने वो रोल्स रॉय को पकड़ लिया था और उसके चारों टायर घूम गए थे खड़े खड़े, तो काफ़ी इंप्रेस होते इस बात से। उसके बाद स्पेन में आपने बुल फाइट देखी, बुल फाइट होती है,
तो उसमें क्या होता है कि वो लाल कपड़ा लेके ऐसे दिखाते हैं, तो अगर भाग के आते हैं तो इसमें वो हट जाते हैं, इस तरह से लड़ते हैं फाइट में। तो हुआ क्या था कि उन्हें जो वहाँ पे इस बुल फाइट के बारे में तो पता था नहीं, तो एक्चुअली उन्हें क्या हुआ कि उन्हें कपड़ा नहीं दिएगा, उन्हें रेड कलर की जैकेट पहना दी गई कि ये बच ही ना सके किसी वजह से, और भाई ये सांड के हाथों ही मारा जाइए। तो क्योंकि काफ़ी डोमिनेटिंग है ये सो कॉल्ड वेस्टर्न लोग, तो इन लोगों को चिढ़ होती थी कि ये गरीब देश का है, कि भारत से ये कोई उठ के आ गया है और इसका इतना नाम हो रहा है इसका। इस तरह की हेट थ्योरीज कई सारी हैं, जैसे दारा सिंह के साथ आपने देखा था, वो लड़े थे एक एथलीट के साथ, तो किंग कॉन्ग नाम था उसका, उन्होंने बीच में से फाड़ दिया था। तो वो लोग हमें बहुत गरीब बहुत छोटा लोग समझते हैं, तो उन्हें जो रेड कलर की जैकेट पहना दी थी, तो जो वो सांड से लड़ना आता नहीं था उनको, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जैसे वैसे सांड आया भाग के उनके पास, तो उन्होंने उसका सींग उठा के उसी को दे के मारा, पटक के मारा, और सांड वहीं मूर्छित हो गया। तो ये इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं। एक सबसे बड़ा मैं उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड बताना चाहूँगा, जहाँ तक बहुत सारे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड डेली बनते हैं, डेली टूट रहे हैं, लेकिन वन ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका आज तक जो है वो ये है कि उन्होंने 5 मिनट तक अपनी छाती पे एक हाथी को होल्ड करवाया था, 5 मिनट तक। अब मानेंगे नहीं, छाती को चेस्ट के ऊपर पूरे एक वेट, एक हाथी जो मैच्योर हाथी होता है उसका वेट 5 मिनट तक उसको अपनी चेस्ट पे होल्ड किया था। ये उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज तक ये रिकॉर्ड किसी से टूटा नहीं है। तो ऐसे ऐसे महाबली रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गमैन गेम ये है हमारा एक्चुअली में। एक और घटना है मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमारे फ्रीडम के बाद की घटना है, जब फ्रीडम आज़ादी के बाद देश की, राममूर्ति नायडू के इतने फेमस तो हो ही गए थे, तो ऐसे ही जनसभा थी जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उसमें किसी ने मिलवाया, जैसे कि कोई आ जाते हैं नेता वगैरह तो मिलवा देते हैं कि ये हमारा एथलीट है, ये भाई अच्छा खिलाड़ी है, तो मिलवाते हैं ऐसे नेता से। तो नेहरू जी ने कहा कि अच्छा खिलाड़ी है भाई, 8-8 घोड़े के हॉर्स पावर की मोटर को रोक देता है पकड़ के, ये 16-16 घोड़े पकड़ के वापस खींच देता है, ऐसी और आधा इंच मोटी चेन संगल है वो तोड़ देता है। अच्छा, तो वो कहने लगे, तो नेहरू जी ने कहा, थोड़े एरोगेंट भी थे नेहरू जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ट्रेन का इंजन रोक के दिखाए तो जाने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, रोक दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा कि भाई सब शर्तें मंजूर हैं आपकी। कहता नहीं जी, वो सुन तो लीजिए। कह रहा नहीं, सब मंजूर है। तो टाइम रखा गया 1 महीने बाद मेरठ जंक्शन का, तो एक महीने बाद जवाहरलाल नेहरू जी की जनसभा थी, तो वहाँ ये टाइम रखा गया, और उस टाइम पे भाप के इंजन होते थे। तो राममूर्ति नायडू जी ऐसे अपने हाथ लगा के और पैरों गाड़ के खड़े हो गए थे इंजन के सामने, और उन्होंने कहा था कि जैसे इंजन स्टार्ट कर दो, तो आपको विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, एक आधा इंच भी नहीं सरका था इंजन, खड़े खड़े वहीं धुआं देता रहा वो। और इस बात से बड़ा उन्होंने इनाम दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको, और उन्होंने कहा कि बताओ शर्त क्या है आपकी। तो वो सनातन धर्म को के प्रचारक थे, वो सनातन धर्म को मानते थे, सभ्यता को। तो हमारे साधु संत जो भगवा लोग पहनते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक दरख्वास्त की थी, एक रिक्वेस्ट की थी सरकार से कि हम जो भगवा जो पहनते हैं, जो लोग जो मांग के खाते हैं, वो लोग पैसा है उनके पास पैसा नहीं होता जो इधर से उधर भ्रमण करने के लिए, तो बस में ट्रेन में वो किराया उनके बस की नहीं है देना उन लोगों के लिए। तो वो जैसे अगर भीख मांग के खाते हैं, ऐसे मांगा हुआ खाते हैं, तो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो देश भ्रमण अगर करना हो तो उन्हें तीर्थों पर जाना हो तो कैसे जाएंगे वो लोग, तो उसके लिए उनका किराया फ्री कर दिया जाए। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने इस टाइम पर रेडियो पर वही आकाशवाणी करी थी, कहा था कि भगवा पहनने वाले जितने साधु संत समाज है उनसे कोई भी टिकट नहीं लेगा, और पूरे रेल में और बसेज में, शायद आज तक भी, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो जब रोडवेज बसेज में, ट्रेन में कोई उनसे टिकट नहीं लेता था, कोई पूछता नहीं था। आज भी है हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ में तो नहीं, पर यह कि गाँव में आप रोडवेज बसेज में देखना, आप ट्रेन में देखना, कभी भारतीय रेलवे में उनसे कोई टिकट नहीं लेते। तो सब वो जो फ्री करवाने का जो काम किया था वो राममूर्ति नायडू जी ने किया था, और ऐसे महानुभाव थे वो। और उसने ये उसके बाद इन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया, एक सर्कस से स्टार्ट किया, और सर्कस से पूरे वर्ल्ड में अपने गेम को दिखाया, अपनी प्रतिभा को दिखाया उन्होंने। और जो उससे फंड इकट्ठा होता था, माने कि करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ उनका, जो उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को दिया देश की आज़ादी में लड़ने के लिए। इनका ये जो इतना बड़ा रोल था इसमें, इनको कहीं पे हिस्ट्री में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ऐसे एकदम हिडन, एकदम छुपे हुए वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी, एक कि उन्होंने इस तरह से सपोर्ट करा उनका, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फाइनेंशियली। और अभी बताऊँ तो एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्रोटीन बुक लिखी थी, प्लांट प्रोटीन्स। अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो बात हो रही है ना प्लांट प्रोटीन्स की, प्लांट प्रोटीन्स हैं आजकल, बड़ा इन हो गया प्लांट प्रोटीन्स, पहले वे आइसो चलता था, आज के टाइम पे प्लांट प्रोटीन्स हैं। तो ये प्लांट प्रोटीन्स की थ्योरी लाया कौन था एक्चुअली में, तो ये राममूर्ति नायडू जी लाए थे प्लांट प्रोटीन्स एक्चुअली में, जो उन्होंने पूरी बुक लिखी थी। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा उस बुक को पब्लिश किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हम ये अंडे खाकर, चिकन खाकर, ये मांस खाके जितनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते, जितनी हम शाकाहारी, ये पेड़ पौधे पत्ते ये सब ये खाके, सब्जियाँ खाके जितनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली में हम लोगों की लैक ऑफ नॉलेज है, हमें नहीं पता कि हम खाना क्या चाहिए, तो इसलिए हमें पता ही नहीं कि क्या खाना चाहिए, किस खाने से क्या चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार को एक इस बारे में कदम उठाना चाहिए, ताकि एक तो ये मांस खाना एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, इंसान का शरीर कार्निवोरस नहीं है, मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी शरीर है। भगवान ने उसे शाकाहारी प्रवृत्ति का बनाया, मांसाहारी प्रवृत्ति नहीं बनाया। हम उसको शाकाहारी बना के मांसाहारी करके हमारे अंदर मांसाहारी जानवर की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, जो हम इतना गुस्सा करते हैं, इतना सब चीज़ें एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ते हैं, इतना एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो सरकार को बताना चाहिए कि हम लोग तो कभी खाते नहीं थे मांस वगैरह, ये सब तो लोगों ने, अंग्रेजों ने, बाहर के लोगों ने आके खाना सिखाया हम लोगों को, हम तो पहले से ही शाकाहारी होते थे। और स्ट्रेंथ की बात करें तो मैंने आपको इतना बड़ा एग्जांपल दिया राममूर्ति नायडू जी का, वो सिर्फ शाकाहारी थे और सिर्फ प्लांट प्रोटीन्स और इन चीज़ों पे बात करते थे, इन चीज़ों को खाते थे वो। तो इतनी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, तो शायद मुझे नहीं पता, शायद इतनी स्ट्रेंथ कई मांस अंडे चिकन खाने से अगर किसी की बढ़ती है तो। और
प्लांट प्रोटीन्स की बात करें तो मैं एक छोटे से एक प्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ। एमेरैंथस होता है और एमेरैंथस को हिंदी में कहते हैं चौलाई का आपने देखा होगा, ये खेतों में होती है। चौलाई का साग भी बनता है हमारे घर में, गाँव में अगर आप देखेंगे तो, शहरों में तो नहीं पता, लेकिन व्रत होते हैं जब नवरात्रों के, अब ये नवरात्रों के व्रत आएंगे तो उसमें लड्डू होते हैं चौलाई के, तो चौलाई के लड्डू खाए जाते हैं। तो चौलाई 4 तरह की होती है, 3-4 टाइप की चौलाई होती है। एक तो हरे पत्ते होते हैं, पालक जैसी होती है वो, एक होते हैं उसमें वो शलगम की तरह ऐसे ही थोड़ी पर्पल और ग्रीन मिक्स होते हैं, एक पूरी पर्पल होती है और एक होती है उसमें वो रेनबो कलर होते हैं, उसके अंदर 3-4 कलर मिक्स होते हैं। तो जो रेनबो कलर जो होती है, जो 4 कलर होते हैं इसके अंदर, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो सब में अच्छा प्रोटीन होता है, लेकिन वो जो चौलाई का टाइप है, जो जिसके अंदर 4 कलर होते हैं, गोल्डन, ग्रीन और आपका पर्पल, ये मिक्स होते हैं रेड के साथ। तो ये चौलाई जो है इसमें 100 ग्राम में 41 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, जो शायद किसी भी आप प्लांट में, किसी भी सोर्स में, वेज में आपको किसी में नहीं मिल सकता जितना इसके अंदर होता है। और इसके ऊपर बहुत गहरी रिसर्च हो चुकी है, आप लोग इस पर गूगल करके देखना। और आप मानेंगे नहीं, इस चौलाई खाने से एक रिसर्च है, एक रिसर्च में लंदन में जब ओलंपिक हुए थे एथेंस में, तो उससे भी हज़ारों नहीं 20 साल पहले, उससे भी जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे सर्च किया गया था, रिसर्च की हुई थी एमेरैंथस के ऊपर, कि चौलाई के ऊपर एक एथलीट्स को सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स दिए गए थे, एक को सिर्फ चौलाई खिलाई गई थी एथलीट को, और जो उन्होंने रिजल्ट देखा था वो अनबीटेबल था। उनको कहना था कि चौलाई गेम चेंजर है, इट विल बी ए गेम चेंजर। अगर आपके लास्ट जो प्रिपरेशन, जो आपके लास्ट जो प्री कॉम्पिटिशन से पहले जो आपके 10 दिन होते हैं, 20 दिन, महीना जो होता है, 30 डेज बिफोर कॉम्पिटिशन, उस टाइम पे अगर आप चौलाई को लेंगे, अगर खाएंगे, तो वो आपके गेम चेंजर साबित होगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यूएस कॉन्टिनेंट में, यूएसए में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में चौलाई बैन है। वैसे तो सब्जी है, वो एक छोटी सी चीज़ है, हम लोग तो ऐसे खाते हैं, ऐसे उगी होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम सोचते हैं घास ऐसे पड़ी है, हम लोग खाते नहीं, कभी सब्जी में खाली तो खाली पता ही नहीं, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन अमेरिका में ये बैन है, क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ एक ये चौलाई है जिसको नेचुरल स्टेरॉइड माना है उन्होंने, कैटेगरी स्टेरॉइड की कैटेगरी में डाला है कि नेचुरल स्टेरॉइड है, ये यूज़ नहीं हो सकता। तो वर्ल्ड एंटी डोप एजेंसी है हमारी, तो नाडा ने और वाडा ने इसको बैन कर रखा है यूएसए में, और वहाँ पे चौलाई की खेती करना, चौलाई बेचना, खाना, ये बैन है, और इसके ऊपर सज़ा केस है इसके ऊपर। और तो आप मानिए ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं हमारे, बहुत सारे बथुआ है, बथुए के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। जो बथुआ है ऐसे फालतू खेतों में उग जाता है हमारे, उसके अंदर इतना हाई प्रोटीन और हाई आयरन होता है उसके अंदर, और इसके क्या फ़ायदे होते हैं ये शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं कहूँगा आप लोगों को इस तरफ रिसर्च करनी चाहिए। सरकार से निवेदन करूँगा, वो जो प्लांट प्रोटीन्स के ऊपर जो बुक लिखी थी राममूर्ति नायडू जी ने, वो पब्लिश करनी चाहिए, वो लोगों को इस बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। थैंक यू।